जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे प्रोटेस्ट के दौरान भाजपा की तरफ से जो फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं वो है भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी। लगातार ये बात कही जा रही है कि भाजपा इस प्रोटेस्ट को फ्यूल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आंदोलन हमारा नहीं है। लेकिन सर यही चीज जब सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान होती है तो भाजपा कहती है कि नहीं, बच्चों को वर्गलाया जा रहा है। छठी जेपीएससी का क्या हुआ? रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जो जेपीएससी सालाना होनी चाहिए थी, हर साल में एक बार, उनके कार्यकाल में एक बार हुई और वो भी विवादों के घेरे में घिर गई। जेपीएससी में नेताओं के बच्चे, रिश्तेदार, बहुत सारे लोग हैं जो नौकरियां पाए हैं। एक नाम वो और लेते हैं, वो है बाबूलाल मरांडी का। वो कहते हैं उनकी बहू भी जेपीएससी क्लियर करके बने हैं। क्या वाकई हरियाणा से लोग आकर पेपर खरीद कर यहाँ पे डीएसपी एसपी लग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल लगे हुए हैं लोग। सर जेपीएससी चेयरमैन जो थे खियांगते, जिन्होंने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। आप कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को? बड़े लोगों को बचाने के लिए कोशिश हो रहा है और एक प्रकार से आए वहां से। लेकिन सर 2003 में पहला जेपीएससी हुआ था, तो जेपीएससी 1 में सेम चीज हुई। उसके बाद जेपीएससी 2 अगर हम बात करें तब भी भाजपा की सरकार थी। जब हम लोग यूपी की बात करते हैं तो वो उसी टीडीपीएल को के ऊपर सीबीआई जांच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि भाजपा के सबसे बड़े नेता बाबूलाल मरांडी उसी टीडीपीएल के ऊपर सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। किसी की भी सरकार हो भाई, कहीं भी गड़बड़ी हुई, कहीं भी बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पूर्व की भाजपा सरकार रही हो, कांग्रेस सरकार रही हो, जीएमएम रही हो, कोई भी रही हो, सब नाकाम रहे। एक लेवल पर आकर छात्रों के मुद्दों को लेकर पूरा देश जानता है भाई। झारखंड में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर चुके हैं और हेमंत सोरेन सरकार उन पर लाठीचार्ज भी कर चुकी है। इसके बाद से कई चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं पिछले 2-3 दिनों में भी। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान भाजपा की तरफ से जो फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं वो है भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी। लेकिन इनका सबसे बड़ा परिचय ये नहीं है, इनका सबसे बड़ा परिचय है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री। तो आज बात होगी बाबूलाल मरांडी जी से। इनसे बात करेंगे हम लोग छात्रों के मुद्दों को लेकर, आदिवासी मुद्दों को लेकर, और भी कई सवाल हैं आपके और हमारे जो आज हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे खबर गांव के कैमरा पे। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या चल रहा है झारखंड में अभी? देखिए, अभी तो आप देख रहे हैं छात्र नौजवानों का जो आंदोलन है पिछले 16-17 दिनों से लगातार चल रहा है। जयपाल संघ स्टेडियम में बच्चे धरने पर भी बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर भी बैठा हुआ है। और बच्चों की एक ही मांग है कि भाई ये जो जेसीसी और जेपीएससी ने पिछले दिनों जो एग्ज़ाम लिया और भर्ती प्रक्रिया शुरू की, इसमें गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी ही नहीं बल्कि इसमें से जॉब को बेचा गया है। इसलिए बच्चों की मांग है कि भाई इस पूरे मामले को आप जांच सीबीआई से कराएं, अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराएं। और इसी मांग को लेकर के सरकार बच्चे ने 10 तारीख को विधानसभा मार्च किया था। सर सीबीआई की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार जो है वो सीआईडी और ईडी के लिए फिर भी हामी भर रही है। सीबीआई की ही क्यों ज़रूरत पड़ रही है? नहीं, ये आप ठीक है ना, आपने सवाल किया। पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो ईडी की जो बातें चल रही है, तो ईडी तो सिर्फ मनी ट्रेल की जांच करते हैं, गड़बड़ की उनको कोई मतलब नहीं उसमें से जांच की। और जहाँ तक सीआईडी की बातें हो रही है, सीआईडी आज जो वर्तमान में पदस्थापित सीआईडी के जो पदाधिकारी, वो खुद ही संदेह के घेरे में है। जब मामला सीजीएल का एग्ज़ाम का अदालत पहुंचा था, उस समय या बच्चों ने जब शिकायत की थी तब सीआईडी ने जांच शुरू की थी और करीब करीब वो जांच सही दिशा में जा रहा था। जो कि पुलिस की अनुसंधान की जो डायरी है वो मेरे हाथ में है, उसमें से सब कुछ तथ्य लिखा हुआ है कि बच्चों को कहाँ ले गया, कहाँ बच्चों को कितना ले गया, कहाँ उनको क्वेश्चन पेपर रटवाया गया, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। लेकिन बाद में सीआईडी की पूरी टीम को सरकार ने बदल दी। आज मनोज कौशिक के नेतृत्व में सीआईडी काम कर रही है और फिर सीआईडी ने कोर्ट में जो एफिडेविट जो दायर की,
तो इन्होंने अनुसंधान की जो डायरी थी उसको इन्होंने अदालत को सुपुर्द नहीं किया, अलग से एफिडेविट पत्र उन्होंने दायर किया। इस तथ्य को या इस सच को इन्होंने छुपा दिया। यानी कि पूरी जांच की डायरी कोर्ट को नहीं दी गई, बस अपनी तरफ से जो बताना था वो एफिडेविट के जरिए बता बस बिल्कुल वही बता दिया। तो ऐसे सीआईडी अफसरों से, ऐसे सीआईडी की जांच पर बच्चे कैसे विश्वास करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे? इसीलिए बच्चों की मांग है कि भैया सीआईडी निष्पक्ष जांच कर ही नहीं सकते हैं, और उसमें भी उनके द्वारा जिस पदाधिकारी जो टेंटेड रहे हैं, जी। मनोज कौशिक जो उसके हेड कर रहे हैं अभी, हजारीबाग में जब एसपी थे 13 से 14 15 में, तो कोयला किस प्रकार से वो चोरी करवा रहे थे उसका उसी के मतहत जो आईजी ने उस समय जांच किया था। मैं समझता हूँ कि हेमंत सोरेन तो खुद गृह मंत्री भी है, तो गृह मंत्रालय में वो फाइल आज भी पड़ा होगा। तो जो खुद ही भ्रष्ट है, जो खुद ही टेंटेड जो अफसर है, वो उसका हेड कर रहा है, उन्होंने इस डायरी को अदालत के समक्ष नहीं आने दिया और अलग से एफिडेविट उन्होंने फाइल कर दिया। तो बच्चे कैसे उसके ऊपर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे? इसलिए बच्चों की मांग है। अब सर कि भाई सरकार आपसे जांच। सरकार का ये कहना है, झारखंड सरकार का ही, कि सीबीआई को जांच इसलिए नहीं सौंपते क्योंकि वो सेंटर के अधीन है, और उनको ये लगता है कि सेंटर उनके साथ स्कोर सेटल करेगा अगर सीबीआई के पास चला नहीं, जाएगा। मैंने कहा ना कि अदालत के, हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में जांच हो, जी। और अदालत से यह आग्रह करे कि फर्स्ट ट्रैक कोर्ट सरकार गठित करे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके बाद तो इनको विश्वास होनी चाहिए ना। तो अदालत मॉनिटरिंग करेंगे, सीबीआई जांच करेगी, तो दिक्कतें कहाँ होगी? आज जो सीआईडी कर रहे हैं वो तो प्रथम दृष्टया ही लग रहा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, तथ्य को वो छुपाने की भरसक उन्होंने कोशिश की है। सर जेपीएससी चेयरमैन जो थे ख्यांगते, जिन्होंने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है इस पूरे छात्र आंदोलन के उग्र होने के बाद, आप कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को? क्या ये वाकई सही आदमी गिरफ्तार हुआ है या किसी बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बड़े लोगों को बचाने के लिए कोशिश हो रहा है, और एक प्रकार से आए वहाँ से उसको समझाने के लिए आपके दर्शकों को मैं थोड़ा ज़रूर ये बात कहूँगा कि भाई उनको समझना है, क्योंकि हर लोगों को तथ्यों की ठीक से पता नहीं रहता है, स्वाभाविक है। तो ये सरकार किस प्रकार से काम कर रही है उसके लिए एक उदाहरण है, जो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हुआ करते थे किसी समय, विनय चौबे जो IAS ऑफिसर थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे मुख्यमंत्री के, एक्साइज विभाग में भी सेक्रेटरी थे। 2022 में शराब की घोटाला होता है, उस समय भी हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था ये घोटाला हो रहा है, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं किया। पिछले 1 साल पहले अचानक ACB वालों ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने, अपने दफ्तर में बुलाता है और फिर गिरफ्तार करके अंदर कर देता है। हमें लगता है आप लोगों को भी पता होगा, हम सब लोग लगे यार अचानक कैसे हो गया। फिर भी लगा था कि चलो अच्छा है, कम से कम आप सरकार कार्रवाई कर रहे हैं। उनके साथ कई एक अफसरों की भी गिरफ्तारी हुई, यहाँ तक कि 1.5 दर्जन करीब लोगों को शराब घोटाला में गिरफ्तारी हुई। लेकिन क्या हुआ, 90 दिनों तक कोई चार्जशीट नहीं सबमिट किया, बाय डिफॉल्ट सबको बेल मिल गई। अभी तक चार्जशीट सबमिट नहीं हुआ है। हम तो हाई कोर्ट में PIL भी किए हुए हैं कि भाई CBI जांच के लिए। तो मैं ACB ने गिरफ्तार किया लेकिन उसके बाद चार्जशीट दायर ही नहीं किया और आदमी छूट गया। हाँ, अभी तक नहीं दायर किया। 1.5 दर्जन करीब लोग बाय डिफॉल्ट कोर्ट से बेल मिल गया। उसको देख करके मैं कह रहा हूँ CID भी वही काम कर रही है, ख्यांते को गिरफ्तार करके रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और फिर 90 दिनों के बाद इनका भी बेल हो जाएगा, आराम से निकल जाएंगे। और फिर चार्जशीट भी इनको दाखिल करना होगा तो कुछ ना आए बाएँ कुछ लिख देंगे, तब तक आदमी भूल भी जाएगा 3 महीना के बाद, और भी बेल निकल करके फिर आराम से जा कर के मस्ती काटेंगे। तो किस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार CID को और ACB को उपयोग करते, या कह सकते हैं दुरुपयोग करते हैं अपने हित में, और इसीलिए उन्होंने वहाँ प्रिया दुबे हेड है। प्रिया दुबे के ऊपर क्या गड़बड़ी है सबको पता है। क्या मामला है सर? नहीं, मामला उनके तो ED ने छापा वापा मारा था, पति पत्नी दोनों, और उनके पति तो रेलवे में शायद थे, वो रिजाइन भी किया,
और फिर ईडी ने उनके घर वगैरह सबको अटैच किया था। बाद में कोर्ट के आदेश से उस सब अटैचमेंट को समाप्त हुआ, मैंने खोला गया, लेकिन कुल मिलाकर के आज भी वो सारे मामला चल रहा है। तो सर, करप्शन का ही मामला है। ईडी की इसी जो रेड है, इसी के दौरान विनोद सिंह के घर भी रेड पड़ी थी, जिनको नहीं, वो मुख्यमंत्री अलग अलग है, वो अलग अलग मामला है। विनोद सिन्हा के बारे में, वो जब विनोद सिंह के घर में जो रेड पड़ा था, वो हमें लगता है कि 2 साल पहले की मामला है, जब हेमंत सोरेन के यहाँ या बाकी के यहाँ जो ईडी रेड कर रहे थे बाद में, तो उस समय विनोद सिंह के यहाँ रेड हुआ था और उस समय उनके यहाँ बच्चों का एडमिट कार्ड मिला था, जेएसएससी के बच्चे। जेसीसी के बच्चों का एडमिट कार्ड मिला था। अब भाई उनका घर तो कोई दफ्तर था नहीं, जेसीसी का ना जेपीएससी का, उनके घर कोई दफ्तर तो था नहीं। तो जब दफ्तर था ही नहीं तो फिर एडमिट कार्ड कैसे वहाँ पहुँच गया? इसका मतलब है कि वो भी इस डील में कहीं ना कहीं शामिल है। और आज सरकार इसलिए वो सीबीआई जांच से भाग रही है, जो जानते हैं जिस दिन सीबीआई की जांच होगी तो स्वाभाविक है, जिस प्रकार से अखबारों में छप रहा है, अभय बता रहे हैं किसको कितना पैसा दिया जाता था, ये जो छप रहा है, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से छप रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन सीबीआई जांच करेगी तो पता चलेगा ना कि किन किन लोगों ने पैरवी का, किन किन लोगों के कहने पर, या किन कौन लोग इन्वॉल्व है इस घोरक धंधे में, तो सब कुछ पता चल जाएगा। और ये सब पता चलेगा तो फिर कोई बचेंगे नहीं। सर, 10 अगस्त पे आते हैं हम लोग। 10 अगस्त को कॉल दिया था छात्रों ने विधानसभा को घेरने का। संयोग से उस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बर्थडे भी था। छात्र रिटर्न गिफ्ट मांग रहे थे, लेकिन रिटर्न में मिली लाठियाँ। लेकिन इस दौरान भाजपा बहुत सक्रिय थी। भाजपा लगातार छात्रों के साथ चल रही थी प्रोटेस्ट में। आपके भाजपा युवा मोर्चा के लड़के भी उसमें देखे गए, और लगातार ये बात कही जा रही है कि भाजपा इस प्रोटेस्ट को फ्यूल करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने पैरासाइट तक कह दिया कि परजीवी हैं और छात्रों के भेष में खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? देखिए, मैंने तो बार बार कहा है, भारतीय जनता पार्टी जिसके पास साथ भी जुल्म होगा, और यहाँ तो छात्रों के हक को सरकार में बैठे हुए लोगों ने बेचा है, तो हमारी पार्टी उन छात्रों के साथ खड़ी है। हमने नहीं कहा है कि हम उनके साथ नहीं हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, आंदोलन हमारा नहीं है, लेकिन हमारे कोई कार्यकर्ता अगर चले जाते हैं उनके आंदोलन में तो हम उनको रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भाई झारखंड में हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हट करके हमें विचार करना चाहिए। और ये जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैंने पहले भी कई एक दफ़ा मैंने मीडिया के माध्यम से, मीडिया में हमने आह्वान किया है झारखंड वासियों को, हमने कहा कि भाई आप उन बच्चों को साथ दीजिए, उनको सहयोग दीजिए, तन मन धन से सहयोग दीजिए, क्योंकि वो लड़के अपने लिए तो लड़ ही रहे, लेकिन हमें झारखंड को भी बचाना जरूरी है। क्योंकि आज अगर कोई पैसे ले करके सर्विस में जाएंगे और अगले 20, 25, 30 साल तक नौकरी करेंगे तो झारखंड में भ्रष्टाचार की रायता ही तो बोएंगे, तो झारखंड तो भ्रष्टाचार के दलदल में बुरी तरह से फंस जाएगा। फिर कौन बचाएगा झारखंड को? हम बच्चों को यूं ही लावारिस हम नहीं छोड़ सकते हैं, और इसीलिए हमने कहा कि भाई बच्चों को हमें साथ देना। अगर हमारे कोई लोग वहाँ गए होंगे तो कोई गलत नहीं किया है, लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन सर, यही चीज़ जब सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान होती है तो भाजपा कहती है कि नहीं, बच्चों को वर्गलाया जा रहा है, बच्चों के साथ आम आदमी पार्टी आकर खड़ी है, बाकी दल खड़े हैं, कांग्रेस इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन झारखंड में बयान बदल जाते हैं। नहीं, बयान कुछ भी नहीं बदलता है। जी। वहाँ क्या हुआ है? वहाँ कब बैठे बच्चे? जब नीट का एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई, सरकार के संज्ञान में आया, तो नीट के एग्ज़ाम को रद्द करके पुनः एग्ज़ाम के लिए देश के प्रधानमंत्री खुद सक्रिय हुए, मिलिट्री तक को उतारा गया, और एग्ज़ाम अच्छे से हुआ, परिणाम भी आया, बच्चे एडमिशन भी ले रहे, और उसके बाद ये लोग वहाँ जा कर के धरना पर बैठते हैं और कहते हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन होनी चाहिए।
इसलिए आप इसको ऐसे नहीं तुलना करते। जब वहाँ जो मामले थे जिसको लेकर के वहाँ धरना में लोग बैठे थे, एक प्रकार से अगर मैं कहूँ कि उस मामले को सॉल्व किया जा चुका था, और फिर देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों को भी संबोधित किया उन्होंने, और यहाँ तो बच्चे मांग कर रहे हैं, उसका कुछ कर नहीं रही है सरकार। जी। एक चीज़ लगातार जब हम छात्रों से बात करते हैं तो उनमें एक आवाज़ उठती है इस चीज़ को लेकर कि जेपीएससी, जेएसएससी, ज़्यादातर जेपीएससी में नेताओं के बच्चे, रिश्तेदार, बहुत सारे लोग हैं जो नौकरियां पाए हैं। अगर मैं इसमें लिस्ट गिनाऊं तो सुखदेव भगत की पत्नी रही हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। राधा कृष्ण किशोर के बेटे रहे हैं, पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता हैं। योगेंद्र साहब की बेटी पूर्व मंत्री कांग्रेस के रहे हैं, योगेंद्र साहब, वो भी जेपीएससी क्लियर किया। इसके अलावा जलेश्वर महतो के दामाद, ठीक है ना, और एक नाम वो और लेते हैं, वो है बाबूलाल मरांडी का। वो कहते हैं उनकी बहू भी जेपीएससी क्लियर करके बने हैं। आप इन लोगों को क्या जवाब देना नहीं, चाहते हैं? पहली क्या बात आपको तो लगता है कि नेताओं को ऐसे मतलब टेस्ट जो होते हैं छात्रों के लिए उससे दूर रहना चाहिए परिवार? नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। जी। मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं बैठेगा बच्चे, बैठना चाहिए। हुँ, लेकिन एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट होना चाहिए। अगर कहीं गड़बड़ी हो तो उसकी जाँच होनी चाहिए। हुँ, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कोई नेता के बच्चे नहीं बैठेंगे, ये भी ठीक नहीं है। हुँ, और जहाँ तक बहू की बात बताएँ कि हमारे बहू बनने के पहले वो एग्ज़ाम पास किया, उनके पिताजी भी अफ़सर ही रहे हैं उस जी, समय, अब तो डेथ कर गए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई गड़बड़ होता है तो जाँच करिए ना। जी, हम कभी भी नहीं चाहेंगे किसी के साथ कोई पक्षपात होने चाहिए, चाहे मेरा ही बेटा क्यों नहीं हो। लेकिन अगर आप पक्षपात करते हैं तो ये गलत करते हैं। मैं हर हमेशा इस बात को उठाता हूँ। इसलिए मैं इस बात में मैं कभी भी संकोच नहीं करता, और ये मैं नहीं कहता हूँ कि बेटा नहीं बैठे तो बहू नहीं बैठे, तो भाई ये गलत है। आखिर करेगा क्या वो? आखिर उनके जीवन कैसे वो जिएंगे भविष्य में? उनकी भी तो भविष्य के लिए जीने के लिए उनको, हाँ, लेकिन ईमानदारी से काम करें। कोई व्यापार करता है, कोई कुछ करता है, तो जो जिसके उनकी जो इच्छा होती है, उनकी जो क्षमता होती है, वैसा आदमी करता है, जीवन जीता है। और बहू की बात बताएं तो उनके उनके भाई भी, अभी हमको लगता है कि 3-4 कोई जेपीएससी में वो एक बार जेल वाला में निकाला था, फिर उसमें से उनको मन नहीं लगा, फिर एग्ज़ाम बैठा। तो कहने का मतलब उनके परिवार में हेरिडिटी जिसको कह सकते हैं अफसर बनने की, तो है उन लोगों में। तो जिसको लोग है तो है, वो लोग करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई किसी के कोई बहू, किसी के कोई बेटा होता है, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, वो अपने मेरिट से हुआ है कि नहीं हुआ, ये देखने का विषय है, ये जांच करने का विषय है। उसमें पारदर्शिता ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी जी, है साहब। आप जेपीएससी को लेकर भाजपा लगातार मुखर है, आप मुखर हैं, भाजपा के बाकी नेता मुखर हैं, ये जो पूरा चल रहा है कि हम लोग छात्रों के साथ हैं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा-सा 20-26 साल पीछे चले जाएँ, साल 2000 में झारखंड बना, फिर आप मुख्यमंत्री बने, पहले मुख्यमंत्री थे और इसके अलावा आप संथाल जाति से आते हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सर 2003 में पहला जेपीएससी हुआ था। उस दौरान भी शालिनी विजय नाम की एक महिला फर्स्ट रैंक लाती है। उसके बाद वो डीसी बनती हैं। फिर ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। फिर लगातार कोर्ट में जब सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट पेश करती है तो पता चलता है कि उन जो फर्स्ट रैंक लाने वाली महिला भी हैं, 64 टोटल सीट्स थी तब, तो उनको भी दोषी बनाया गया, आरोपी। हालाँकि बाद में उनकी मृत्यु हो गई, पूरा परिवार केरल में उनकी लाश मिली कमरे में, तो जिसे सुसाइड बताया जाता है। तो जेपीएससी 1 में सेम चीज़ हुई। उसके बाद जेपीएससी 2 अगर हम बात करें तब भी भाजपा की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, सॉरी आपके अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे। तो उस दौरान भी जेपीएससी 2 का भी मामला अभी तक नहीं सुलझा है। तो 26 साल से आपकी सरकारों के दौरान जो मामले चल रहे थे, वो लगातार खराब हुए हैं। उन चीज़ों को लेकर आप किस तरीके से नहीं, देखते मैं बार-बार कहता हूँ, हैं? भाई सरकार अभी किसकी बैठी हुई है? जी। सरकार को पहल करनी चाहिए। अगर कहीं कोई मामला लटका हुआ है, हुँ, तो सरकार कर क्या रही है? अदालत उनको जाना चाहिए, क्योंकि मामला सब कुछ अदालत में है, तो उनको जाना चाहिए। उन्होंने क्या पहल किया, ये सरकार से पूछना चाहिए ना। हुँ, हम तो आज माने भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 6-7 साल से बाहर है। जी। अब जब जिनकी सरकार है, अब उनको तो उनका तो दायित्व बनता है जी।
लेकिन वो इस बात को नहीं कह रहे हैं जी। कि हमने क्या पहल किया। उनको अदालत जाना चाहिए। अदालत जाना है, मैंने अदालत जब सरकार से ही तो सवाल जवाब हो रहा होगा ना मामला। और सीबीआई तो जांच कर ही रही यार। उस समय जो जांच हुई, आप सबको पता है, पूरा राज्य को पता है, जेपीसी के चेयरमैन समेत जितने सदस्य थे सब लोग जेल गए। गोपाल प्रसाद, क्या नाम था उनका सर? मैं नाम भूल रहा हूँ शायद नहीं, उनका। अध्यक्ष तो दिलीप प्रसाद थे। दिलीप प्रसाद। और बाकी गोपाल जी, शायद गोपाल जी तो नहीं रहे थे। कई लोग थे, नाम हम भी नहीं जानते सबका, क्योंकि बाद के दिनों में, लेकिन अब काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन वो सारे लोग जेल गए भाई। जो लोगों ने पाप किया था, जिन लोगों ने गलत किया था, उसको कहाँ सीबीआई ने छोड़ा है। सर एक चीज़ जो सवालों के घेरे में सबसे ज़्यादा, वो है टीडीपीएल, ठीक है ना? और बहुत सारी बातें इस चीज़ को लेकर हो गई हैं, लेकिन भाजपा भी लगातार हमलावर है जीएमएम सरकार पर कि किस तरीके से उन्होंने टीडीपीएल को टेंडर दे दिया। लेकिन सर बीजेपी इकलौती एक ही स्टेट में नहीं है, बीजेपी पैन इंडिया में पार्टी है। 2020 में रिपोर्ट्स के मुताबिक यही टीडीपीएल ने विधानसभा में यूपी में एग्ज़ाम्स करवाए, उसमें भाई भतीजावाद चला, जिसके बाद एक याचिका लगाई गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर सीबीआई जांच के आदेश दिए, और सोचिए उसी जांच के खिलाफ वहाँ की प्रदेश सरकार, यानी कि भाजपा की ही योगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट गई ताकि सीबीआई जांच को रोका जा सके। तो ये एक ऐसा पैमाना है भाजपा का ही, जब हम लोग यूपी की बात करते हैं तो वो उसी टीडीपीएल को के ऊपर सीबीआई जांच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि भाजपा के सबसे बड़े नेता बाबूलाल मरांडी उसी टीडीपीएल के ऊपर सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। ये दोहरा पैमाना पहली क्यों बात है? तो मैं कहूँगा कि यूपी में क्या हुआ मुझे उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ किस मुद्दे पर है, क्या विषय है उस तथ्य को। लेकिन यहाँ मैं बार बार कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ टीडीपीएल ही क्यों, मैं तो कहता हूँ जीपीएससी, क्योंकि जीपीएससी ही एग्जाम तो कंडक्ट कराती है ना, किसी भी एजेंसी को देते हैं। अगर कोई भी एजेंसी गड़बड़ करता है तो वो समझिए कि उससे जो जीपीएससी में बैठे हुए लोग होते हैं उसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, जीपीएससी और जीएसएससी ये दोनों ही एजेंसी जो सरकार की है, सरकार गठित करती है, और फिर ये काम किसी और को देते हैं, चाहे टीडीपीएल को दे या किसी और को दे। अगर गड़बड़ होता है तो उससे सरकार या वो संस्थान बच नहीं सकती है। अब तो उनका चाहे वो देखना है, यूपी की लेकिन सरकार नहीं हो। नहीं मैं, हाँ किसी की भी सरकार हो भाई, कहीं भी गड़बड़ी हुई, कहीं भी बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जी। बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी गवर्नमेंट अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं भाई, गरीब होते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे खर्च होता है, माँ बाप उस आशा में रहते हैं कि हमारे बच्चे इतना मेरिटोरियस है तो उनको नौकरी मिलेगी। अगर उनकी मेधा को आप पैसे के बल पर बर्बाद करेंगे तो किसी के साथ वो अन्याय अन्याय ही होता है। सर मैं जीपीएससी 2 पे ही आ रहा हूँ दोबारा। मेरे पास कुछ नाम है कि किस तरीके से उस वक्त भाई भतीजावाद चला। जेपीएससी सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह के बेटे रजनीश कुमार और कुंदन कुमार सिंह उस वक्त जेपीएससी क्लियर किया उन्होंने, जबकि वो जेपीएससी के ही सदस्य थे, उनके पिता। एक और सदस्य थी शांति देवी, उनके आगे भाई थे विनोद राम, वो भी जेपीएससी क्लियर कर गए। सदस्य थी एक और राधा गोविंद नागेश की बेटी मौसमी नागेश। मैं कांग्रेस पे भी आऊँगा आगे जाके। पूर्व मंत्री सुदेश महतो के भाई थे मुकेश कुमार महतो, और राधा कृष्ण किशोर जो वर्तमान वित्त मंत्री थे उनसे जुड़े थे, और भाई उनके राधा प्रेम किशोर डीएसपी बने थे। तो ऐसे कई और नाम भी हैं कि जब आपकी सरकारें रहीं, भाजपा की सरकारें रहीं, उस दौरान भी छात्रों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा जो उनका दिल तोड़ता रहा। तो ये जितनी भी सिस्टमैटिक फेलियर्स हैं, ये पिछले 26 साल में ठीक क्यों नहीं हो रहे, और कैसे छात्र इस चीज़ को लेकर भरोसा करें कि भाजपा या आप उनके साथ खड़े हुए हैं? अभी नहीं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भाई जिस प्रकार से गड़बड़ी हुई, तो आपने देखा कि पहले भी कोई सीबीआई जांच को रोका नहीं गया है, सीबीआई जांच भी किया है। और जैसे मैंने कहा कि उन सारे जिन लोगों ने गड़बड़ किया था उन लोगों को जेल में भी डाला गया, शायद केस अभी भी चल रहा है सब कुछ। और बाकी काम तो जो वर्तमान सरकार बैठी हुई उनको ठीक करना,
और मैं तो इतना ही बार बार कहता हूँ, इसलिए मैंने बार बार एक बात कहा कि कल भी मैंने प्रेस के लोगों से बात कर रहा था, मैंने कहा कि जैसे कई लोगों ने कहा कि नहीं साहब, कई बच्चे ले तो अच्छा लिखा है लेकिन उनके भविष्य क्या होगा। हमने कहा कि किसी का भविष्य बर्बाद नहीं होगा, बर्बाद उन्हीं का होगा जो पैसे के बल पर नौकरी प्राप्त किया है, बर्बाद वही लोग होंगे जो लोगों ने इसमें से दलाली किया है। तो हमने इसलिए कहता हूँ कि भाई आप एक तो सीबीआईसी इसको जांच करे, जो वर्तमान जो गड़बड़ी हुई है, अदालत फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करी अदालत की निगरानी में, और हर बेच के जो भी बच्चे हैं जिनके साथ ये सब गड़बड़ हुआ है, धोखा हुआ है, उन बच्चों की दलीलों को आप सुने। तो स्वाभाविक है कि फिर जब जांच चलेगी तो पता चलेगा कौन लोगों ने पैसा लेकर के बहाल हुआ है, तो उनकी सर्विस चली जाएगी। और दूसरा मैं कहता हूँ सुधार के लिए, भाई आप ये जो पाँच एग्जाम देते हैं, वैकेंसी निकाल करके बीच में आप नियमावली में चेंज करते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको कठोरता से जेपीएससी को या जेसीसी को पालन करना होगा। तो उसके लिए सरकार को उन स्थानों पर एक तो ऑनेस्ट अफसरों को या ऑनेस्ट व्यक्ति को वहाँ पदस्थापित करना होगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और फिर ये जो बोले कि नियमावली जो बने उसका कड़ाई से उसका पालन हो। जैसे हेमंत सोरेन ने एक मुख्यमंत्री बनते ही एक नियमावली बनाया था, शायद उन्होंने, जो बच्चे ही मुझे बता रहे थे कि उन्होंने कहा था कि भाई जो भी मेंस में बच्चे पास करेंगे उसकी कॉपी को हम ऑनलाइन कर देंगे ताकि कोई भी बच्चे देख सके। लेकिन अपने बनाए हुए नियमों को ही उन्होंने पालन नहीं किया। अगर एक साथ रिजल्ट दे देते, एग्ज़ाम होते ही वो एमआर सीट का आंसर सीट जारी कर देता, कट ऑफ मार्क्स जारी कर देता, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी हंगामा खड़ा होता, फिर लड़का संतुष्ट होते। लेकिन इन्होंने सब काम कुछ भी नहीं किया, जैसा चाहा मनमानी तरीके से जिसको चाहा उसी को इन्होंने जॉब दिया। बच्चे गया भी अपने प्रश्नों को लेकर के तो सीधे मुंह उन लोगों से बात नहीं किया, बल्कि लोगों को डांट डपट करके गाली गलौज करके भगाया। तो इसलिए ये सारे प्रॉब्लम पैदा होते हैं। तो सर, ठीक हो सकता है। सब सही है। मैं एक नाम लेना चाहूँगा, हाँ। मनोज यादव। आप नहीं जानते होंगे, मुख्यमंत्री नहीं जानते होंगे, और ज़्यादातर मेरे हिसाब से जो प्रोटेस्ट करने वाले लड़के हैं शायद उनका नाम जानते हो। मनोज यादव वो लड़का है जिसने 2003 में जेपीएससी दिया था, और 23 साल लगभग हो गए हैं, और वो लड़का उस एग्ज़ाम के चक्कर में कोर्ट के चक्कर काटता रहा कि किसी तरीके से जो चीज़ें उसमें गड़बड़ियाँ जो भी उस वक्त बोला गया ठीक हो जाएंगी तो उसको शायद नौकरी दोबारा मिलेगी। द प्रिंट ने उनसे बात की है, मैं आपको बता रहा हूँ, और वो लड़का भी आंदोलन ही कर रहा है, जिसको एक नया शब्द मिला है आंदोलनजीवी। तो वो लड़का लगातार आंदोलनों में लगा है, नौकरी उसे नहीं मिली, और अभी लगभग वो 22-23 साल से अगर आंदोलन ही करता रहेगा, क्योंकि अब मन में उसके भी एक वो दुख है कि मुझे नहीं मिली तो कम से कम किसी और को मिले, उसका हक ना जाए। ऐसे लड़कों को आप किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, मनोज को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी, जी वो हमसे भी मिलते रहता है समय समय पर, जबकि आंदोलन किया है तो हमसे भी वो बात करते रहा है। खुल के बात होती है आपकी? हाँ हाँ, खुल के बात होती है। और लड़का हमारे क्षेत्र का भी है, वो जी जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है उस एरिया के लड़के हैं। और वास्तव में लड़का बड़ा जुझारू है, लड़ाकू भी है। मैं व्यक्तिगत रूप से उस लड़के को मैं बहुत लाइक करता हूँ। लेकिन मैं वही बात बता रहा था कि भाई सरकार में जब बैठे, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ तब नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि दुर्भाग्य क्या है कि हमारे ज़माने में अगर एग्ज़ाम हुआ रहता तो शायद ऐसा नहीं होता। हम एक मील का पत्थर तो ज़रूर मैं रास्ता बता देता, जी लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि हम उससे पहले हट गए। बिल्कुल। जब 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना तो पहला हमने एग्जामिनेशन बोर्ड गठित किया, और फिर मैंने बोर्ड के सभी सदस्यों को मैंने बुलाया, अध्यक्ष को, और मैंने साफ साफ कहा कि भाई जो बिहार में होते रहा है पेंडिंग रिजल्ट यहाँ नहीं होना चाहिए। हमने उन लोगों को कहा कि एक तो आप कैलेंडर बनाओ, परीक्षा समय से हो, रिजल्ट समय से हो, एक भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं रहना चाहिए।
अगर पेंडिंग रह गया रिजल्ट और समय से नहीं हुआ, समय से परिणाम नहीं आया, तो फिर माध्यमिक ये क्या कहते हैं स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन समेत बाकी सबको हम टर्मिनेट कर देंगे और एफआईआर करके हम गिरफ्तार भी करेंगे। मैंने सामने ऐसे ही बिठा करके मैंने कहा, लोगों ने मुझे आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मुझे प्रसन्नता होती है कि एग्जामिनेशन बोर्ड जब 2001 में हुआ परीक्षा मैट्रिक की, समय से हुआ, समय से रिजल्ट हुआ, एक भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं रहा और आज भी वो परंपरा चल रहा है। और उस समय मैंने कहा था कि ये भी हमें जानकारी मिली थी कि जो टॉपर बच्चे होते हैं वो अफसरों के होते हैं या बोर्ड के होते हैं। तो मैंने कहा था कि 10 टॉपर बच्चों का जो कॉपी होगा उसको डिस्प्ले कर दो। डिस्प्ले मतलब उस समय तो ऑनलाइन था नहीं, हमने कहा ऑफिस में रहे, कोई भी अगर उसको देखना चाहे तो एक न्यूनतम फी रख दीजिए, वो जमा करेगा, फोटोकॉपी करके उनको दे दो। पारदर्शिता। पारदर्शिता। जी। तो कहने का अर्थ है कि सरकार जिस दिन चाहेगी कि ट्रांसपेरेंसी हो तो होगी। सर, क्या हम ये माने कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बाबूलाल मरांडी 2003 के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहते तो सिस्टम में बहुत सुधार होता? मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये मतलब कह रहा आप हूँ जिस कि तरीके से रहे, आपने जो सुधार किया, अगर आप लंबा टिकते तो सुधार नहीं, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसी फॉर्मूला को हम्म, शेष स्थानों पर भी लोग लागू कर देता तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ कोई अन्याय नहीं होता। सर, एक सवाल मेरा जेपीएससी 6th को लेकर भी है। छात्र हम जब जाते हैं तो उनका ये हमेशा रहता है कि एक बात आप लोगों से ज़रूर पूछनी चाहिए कि छठी जेपीएससी का क्या हुआ। रघुबर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2014 से 2019 तक वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे झारखंड के जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन जो जेपीएससी सालाना होनी चाहिए थी, हर साल में एक बार, उनके कार्यकाल में एक बार हुई और वो भी विवादों के घेरे में घिर गई। और उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो कई सारे ऐसे इल्ज़ाम लगे कि कट ऑफ में बार बार बदलाव किया गया, ये इल्ज़ाम था। क्वालिफाइंग पेपर के जो मार्क्स थे वो चेंज करते कई बार किए गए, उनके नियमों के खिलाफ उसमें काम हुआ। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि 5 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है। आप जिन छात्रों के लिए आज आंदोलन कर रहे हैं, वही छात्र उस वक्त दर-दर भटक रहे थे, कोर्ट में घूम रहे थे कि किसी तरीके से रिज़ल्ट आए या उनके लिए अगला कोई रास्ता खुले, जेपीएससी, जीएसएससी के एग्ज़ाम आए। उन 5 सालों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो भी एग्जामिनेशन में, जी। मैंने अभी कहा ना कि जैसे मैंने कहा कि स्कूली शिक्षा का ही था, एग्जामिनेशन बोर्ड को मैंने सुधारा था। अगर उसी फार्मूला को लोग अपनाते कि भाई समय से एग्ज़ाम, समय से रिज़ल्ट और रिज़ल्ट कोई पेंडिंग नहीं, तो ये समस्याएं नहीं होती। तो सर लेकिन क्यों कहीं नहीं सुधर अरे रहा है ये? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम तो वो दिखा नहीं पाए लोगों को। और आज जिस ढंग से, जैसे आपने बताया कि मुझे उस समय कभी याद भी नहीं है, किसी को भी याद नहीं हो सकता है। अब भी शायद अगर कोई बताया होगा उस समय के बच्चे तो आपके ध्यान में आया होगा। आप जैसे हम कह रहे हैं कि इतनी जो एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई है, हम तो पहले सीजीएल को जान रहे थे, लेकिन सीजीएल को लेकर के जब बच्चे आए, उसको लेकर के बच्चे लोग आगे बढ़े, तो हम देखे कि क्या कहते हैं इसको, आचार्य नियुक्ति का वो लड़के लोग भी आया, उन लोगों ने पूरे तथ्य मेरे सामने रखा, तब मुझे लगा कि यहाँ भी गड़बड़ी हुई है। जीपीएससी की जब 14वें की जब बात कर रहे थे तो 11, 12, 13 का भी बच्चे लोग आए, तो वो लोगों ने भी बताया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब गड़बड़ होता है और गड़बड़ के लोग जब बताते हैं तब दिमाग में आता है यार कहाँ कहाँ ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, कब से गड़बड़ी हो रहे हैं। और इसलिए मेरे किसी के साथ किसी के पीरियड में भी ये गड़बड़ी नहीं हो सकता है। अगर सरकार जिस दिन तय कर ले कि भाई हमें इसको दुरुपयोग नहीं होने देना है। यानी कि आपका ये कहना है कि पूर्व की भाजपा सरकार रही हो, कांग्रेस सरकार रही हो, जीएमएम रही हो, कोई भी रही हो, सब नाकाम रहे एक लेवल पर आकर छात्रों के मुद्दों को लेकर सजग तौर पर काम करने को लेकर। ठीक, मैं तो ये कहा, हम क्या कहेंगे, पूरा देश जानता है भाई। जी। पिछले जेपीएससी के सब चेयरमैन, मेंबर सारे लोग जेल चले गए, तो इसमें अब क्या उसमें बचा हुआ है बताओ। यानी उसके कि कुछ बाद छुपाने को है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई छुपाने को इसमें है नहीं विषय को। जी। जो जैसा लोगों ने कर्म किया वो फल भोग रहे हैं वो सब। सर, आदिवासी लड़कों के साथ कल हमारी बात हुई मोराबादी में ही, यहीं हम लोग हॉस्टल गए थे उनके,
वहाँ बच्चों का दुख ये है कि आप कहते हैं कि फ़ोन आया कि पेपर खरीद लीजिए, इतने का है या नौकरी हम आपको दे देते हैं। कह रहे आदिवासी बच्चे को फ़ोन नहीं आता है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। फ़ोन आता है अमीर आदमी को और ऐसे-ऐसे बयान हैं उनके कि हरियाणा वाले उनकी नौकरी खा जा रहे हैं। आप इस विषय को किस तरीके से देखते हैं? क्या वाक़ई हरियाणा से लोग आकर पेपर खरीद कर यहाँ पे डीएसपी, एसपी लग रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल लगे हुए हैं लोग। क्योंकि वही लड़के लोग किस एग्ज़ाम का बताया था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। हुँ, हुँ। क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम में गड़बड़ हुई है। उसमें से जो बच्चों ने बताया कि पश्चिम सिंहभूम में कई सेंटर पड़े थे हुँ, हुँ। और उन्हीं सेंटरों से कई बच्चे पास किए। जी। और वो हरियाणा के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं या राजस्थान के बच्चे हैं, हुँ, और किस भाषा में पास किया? खोरठा में। हुँ, हुँ। भाषा भी आपकी हाँ, भाषा लोकल। भी हमारी, जो हुँ, बच्चे लोगों ने मुझे बताया। जी सर। मैं तो उसको देखा नहीं हूँ, तो जी, मुझे जी। भी बड़ा आश्चर्य लगा, यार खोरठा में हम भी नहीं लिख सकते हैं, जी, जबकि हमारा बिल्कुल ठेठ खोरठा का इलाका है। जी। हमारा जो गिरिडीह का जो गांव हुँ, जहाँ हुँ। मेरा है, हुँ, हुँ। तीसरी, इस सब इलाका में हम लोग हुँ, हुँ। खोरठा ही बोलते हैं देहात में। जी, आवो ये, जाइए, खाइए। जी। हम बोले कि जब हम नहीं जानते कि भाई हरियाणा वाले बच्चे खोरठा में पास कर गए, राजस्थान के बच्चे खोरठा में पास कर गए, यूपी के बच्चे खोरठा में पास कर गए, अब झारखंड के बच्चे नहीं पास कर पाए। हुँ, और वो भी निश्चित क्षेत्र में जो सेंटर था वहाँ के बच्चे पास किया है, जी। वो भी बच्चे लोगों ने बताया। हुँ, हुँ। इसलिए मैंने कहा कि इतनी सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सरकार को सीबीआई को सौंप देना चाहिए और इसको ठीक करने का मॉडल ऑपरेंडिस ये अपनानी चाहिए। भाई वो लोग बैठे और जिस बेंच के बच्चों के साथ क्या क्या गड़बड़ियाँ हुँ, हुई है, वो बच्चे आकर के वहाँ बतावे हुँ। और उस पर जांच हो। बिल्कुल सही बात है। झारखंड ऐसी स्टेट है जहाँ पर लगातार ये मुद्दा रहा है कि स्थानीय कौन? जबकि ज़्यादातर स्टेट्स में स्थानीय का मुद्दा बहुत आसानी से सुलझ गया, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत वक़्त से ये चला आ रहा है। तो खतियान को लेकर यहाँ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने कह दिया कि 1932 वाला लागू करेंगे, पारित करके उन्होंने सेंटर के पाले में डाल दी है। 1985 वाला कि 1985 से स्थानीय माना जाएगा, वो वाला मामला रघुबर दास सरकार के दौरान हुआ। आप भी खतियान पे 1932 वाला ही मामला लेकर आए थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रोष हुआ था और उसके बाद कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। क्या सर आप सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? कौन है स्थानीय? देखिए पहले बात तो मैं कहूँगा जी, कि हमने कुछ नया से लाया ही नहीं था। जी। बिहार सरकार के समय से हुँ, हुँ। जो स्थानीयता की जो परिभाषा है, उसी को हमने झारखंड बनने के बाद एडॉप्ट किया था। जी। और बिहार में भी 1982 में जब पंडित जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय स्थानीयता की परिभाषा दी गई। हुँ, और आज भी मैं मानता हूँ संभवतः बिहार में वही लागू है। उसमें क्या था, थर्ड और फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों की नियुक्ति में जी। स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। और स्थानीय कौन होंगे? कहा कि पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जिनके पूर्वजों का नाम दर्ज है। यह हमने नहीं किया था, बिहार सरकार ने 1982 में ये नियम लागू किया। कि उस वक़्त उस लैंड रिकॉर्ड्स में जिनका नाम है। हाँ, हुँ, उस वक्त नहीं, पिछले सर्वे जी। राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में पिछले सर्वे इसलिए प्रयोग किया होगा मैं समझता हूँ क्योंकि सर्वे एक साथ नहीं हुआ है, अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हुआ है, तो रिकॉर्ड वही है। और वो भी कहा कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड के नौकरी में, उसमें भी कहा कि प्राथमिकता का भी उन्होंने परिभाषा किया, उसको भी मैंने देखने की कोशिश की, भाई प्राथमिकता कैसे तय करेंगे। तब कहा कि अगर आप भी 50 नंबर लाएंगे, हम भी 50 नंबर लाएंगे, तब फिर झारखंड के जो बच्चे होंगे तो आदिवासी छात्र। नहीं, आदिवासी नहीं, आदिवासी शब्द उसमें कहीं हुँ, नहीं हुँ। है। झारखंड के जो बच्चे होंगे, राइट ऑफ रिकॉर्ड में कोई आदिवासी का ही नाम ऐसा नहीं है, जी। बाकी सारे लोग भी है यहाँ ठीक पर, बात। तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट क्लियर था, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन सर मामला बिगड़ा कहाँ फिर? देखिए मामला तो कहीं से भी बिगड़ जाता है, लोग बिगाड़ने वाला कहीं से भी बिगाड़ते हैं। जी। अब परसेप्शन ऐसा बन गया, लगा कि हम ही खलनायक बन गए। जी। लेकिन मैंने तो बार बार बोल रहा है, मैं तो आज भी लोगों से कहता यार उस समय की रिकॉर्ड देखो, मैंने कौन सा रिकॉर्ड एक नियमावली को लागू किया, और जाकर के बिहार में देख लीजिए वो कौन सा नियमावली है। ठीक। अगर हमने कोई अलग से कुछ किया हो तो लोग कहेंगे नहीं अलग बनाए, हम तो अलग कुछ भी नहीं बनाए थे।
तो सर 1985 लागू हुआ क्योंकि कोर्ट ये कहती है कि लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से स्थानीय नहीं करार दिया जा सकता, एक समय सीमा के हिसाब से होगा। तो रघुवर दास जी ने 1985 कर दिया। अब वो चलता रहा। उसके बाद अभी ऐसी क्या माइलेज लेना चाहते हैं हेमंत सोरेन कि उन्होंने 1932 लागू कर दिया दोबारा? हालांकि लागू नहीं हुआ है, पारित करके भेजा है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आएगा तो देखिए, लागू पहली नहीं। बात तो राजनीति कर रहे हैं वो। भाई, जब हमने बिहार सरकार की जो गजट नोटिफिकेशन था उसको जब मैंने अडॉप्ट किया, जी और मैंने वैसा अडॉप्ट नहीं किया था। हम जब कैबिनेट में अडॉप्ट करें तो उससे एक दिन पहले मैंने सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाए थे। हर पार्टी के जो नेता होते हैं या उनके प्रतिनिधि होते हैं उस बैठक में थे। जी और बैठक में मैंने कहा कि भाई, आप राज्य बनाना है, आप नियुक्तियां हमें करनी है, तो स्थानीयता की हमें परिभाषा तय करनी। तो सबों ने कहा कि बिहार का क्या है। फिर बिहार का जो था उसको हम लोगों ने ले आया, और फिर सबों ने सर्वसम्मति से कहा कि भाई हमें इसी को सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए और इसको लागू करनी चाहिए। हम लोगों ने वही किया। उस समय वहाँ तो उनके बैठक में, हम याद है मुझे, शायद स्टीफन मरांडी गए हुए थे, और बाहर में उस समय, आज तो शिबू सोरेन स्वर्गीय हो गए, तो सारे लोग फिर विरोध करने लगे, ये लड़ा रहे हैं, लड़वा रहे हैं लोगों को, ऐसा ऐसा करके। तो ये लगा कि ये लोग ऐसी राजनीति करते हैं घटिया। इसको मैं, बड़े खराब लगता है बोलने में भी, मैंने घटिया राजनीति इसको कह सकते हैं। भाई, हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाया, सर्वदलीय मीटिंग में सब पार्टी के नेता उपस्थित थे, और सबों ने ये कहा कि भाई हाँ, ये ठीक है, हमें इसी को अडॉप्ट करने चाहिए। और फिर दूसरे दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई और हमने उसको अडॉप्ट किया। 2002 की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, 2001 की बात एक बता रहे हैं। हाँ। 2001 लेकिन में। बाद में ये लोग पलट गए उस अब बात से, बाद आप में ये जब कह रहे हैं। हंगामा होने जी। लगा तो बस मेरे सर पर फोड़ दिया कि तो अब हेमंत सोरेन यही कार्ड क्यों खेल रहे हैं फिर? इसलिए कह रहे हैं, आप क्या खेल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आप केंद्र को भेज दिए हैं। हाँ ना तभी। राधा, ना 9 मन तेल होगी, ना राधा नाचेगी। ठीक, हालांकि वो पहले ये बयान भी दे चुके थे कि मैं लागू भी कर दूंगा तो कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये लागू हो नहीं पाएगा। वही कह रहे हैं ना, तो ये राजनीति कर रहे हैं उसमें। राजनीति कर रहे हैं सर। सर, एक मुद्दा आपने और उठा रखा है, वो है डीलिस्टिंग का। आपका ये कहना है कि जो आदिवासी मुस्लिम धर्म में शिफ्ट हो गए या जो आदिवासी क्रिश्चियन बन गए, उनका जो एसटी स्टेटस है शेड्यूल ट्राइब का, उनसे छीन लेना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। क्यों आप ये मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं एसटी स्टेटस के बारे में मैंने कभी नहीं कहा है, तो शायद आप लोगों को एक गलतफहमी है। हेर फेर होगा सर शायद पढ़ने में, लेकिन क्या नहीं नहीं, मामला है मैं सर, वही आप मैं बताइए। बताता हूँ, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? भूपिंदर सर, भूपिंदर सोनी। सोनी। जी। आप भूपेंद्र सोनी क्यों है आप? क्योंकि मैं सर उस परिवार में पैदा हुआ, मेरा सरनेम पिता का वही था, तो मेरे साथ भी वही जुड़ा है। नहीं, कुछ तो होगा ना। भारतवर्ष में जाति व्यवस्था है। ठीक सर, उस हिसाब से मैं खतरी हूँ, तो उस हाँ, हिसाब से मैं तो ढेर जो ढेर हमारा- सारी जातियां हैं, जी। ठीक है ना। हमारा कहना ये होता है कि भाई, जब हम जिस दिन भी हम संथाल हैं तो हमारी अपनी रिचुअल है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारी अपनी संस्कार है, विधि है। फिर हमारे अपना पूजा स्थल है, हमारे अपनी इष्ट देव है संथालों की, ठीक है। लेकिन जिस दिन हम मुसलमान बन जाएंगे, जिस दिन हम क्रिश्चियन बन जाएंगे, तब तो हम इस सारे रिचुअल को हम छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक छूट जाएगा। हम फिर उन देवी देवताओं को जो हमारे संथाल होने के नाते जो हम पूजा करते हैं, जिस पूजा स्थल में, वो भी छूट जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने अपनी फेथ को बदल दिया है, चेंज कर दिया, तो फिर वो संथाल कैसे कहलाएंगे? जैसे आज अगर आप खत्री हैं तो आपकी कुछ ना कुछ खत्री होने की विशिष्टताएं होगी। जिस दिन आप क्रिश्चियन बन जाओगे, जिस दिन आप मुस्लिम बन जाओगे, क्योंकि वहाँ इसकी कोई अलाव ही नहीं है। वहाँ एक मोहम्मद साहब ही होंगे, एक अल्लाह मियाँ ही होंगे, उन्हीं को आप प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरे देवी देवता को नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप अपने आप को कैसे कहिएगा कि हम खत्री हैं? ठीक सर, लेकिन एक चीज़ इसमें मैं बस अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ। हम लोग अक्सर देखते आए हैं, जैसे पश्चिमी संथाल की हम बात करें, नीचे की तरफ अगर जाएं तो वहाँ पे घने जंगल है, वहाँ आदिवासी रहते हैं, बहुत गरीब हैं, और ये एक सर्वविदित बात है कि गरीब आदमी के लिए
पेट की भूख सबसे बड़ा भगवान होती है। वहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं फ्रांसिस मुंडा, वो लगातार काम करते हैं। टीचर वहाँ पहुँच नहीं पाते पढ़ाई के लिए क्योंकि रास्ते नहीं है, जंगलों के एक्ट लग जाते हैं कि पेड़ काट नहीं सकते, रास्ता बन नहीं सकता है। तो आदिवासी जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, जबकि देश का कानून ये कहता है कि 14 साल की उम्र तक राइट टू एजुकेशन में उनको फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब वहाँ टीचर नहीं जा रहा है, वहाँ कोई आरएसएस का वर्कर अगर नहीं पहुँच पा रहा है, वीएचपी का कोई वर्कर नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि आप आरएसएस से आए हैं, वहीं से आपने अपनी जो यात्रा है शुरू की है राजनीतिक। तो सर अगर वहाँ फ्रांसिस मुंडा जैसा कोई क्रिश्चियन पहुँचता है, ठीक है ना, और बच्चों को पढ़ाई मिल रही है और धीरे धीरे वो उस धर्म की ओर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या उसमें आदिवासियों का कोई कसूर है या नहीं, इसमें सरकार का लैक है कि वो वहाँ तक वो नहीं पहुँचा पा रहे कि उनको कहीं और मैं कसूर कहाँ कह रहा हूँ। लेकिन सर फिर हम डीलिस्टिंग नहीं करेंगे मैं ऐसे ही लोग तो बाहर अरे होंगे। मैं कह रहा हूँ ना, मेरा क्या कहना है भाई, हम कह रहे हैं कि उस बिरादरी में तो अपने ही वो डीलिस्टिंग हो गया, हम कहाँ डीलिस्टिंग किए हैं। जिस दिन हम मुस्लिम बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाएंगे, तो हम अपने ही बाहर हो गए ना। तो हमारा कहना है कि उसको पढ़ाइए, हम कहाँ उसमें से रोक रहे हैं। और उनको भी हम नहीं कह रहे हैं कि तुम क्यों क्रिश्चियन बने, क्यों हिंदू बने, या क्यों तुम मुस्लिम बने, ये मेरा कहना ही नहीं है। मेरा कहना है लेकिन जब आप बन गए, आप अलग से मांग करिए ना सरकार से कि भाई हम लोग इतना बन गए क्रिश्चियन, हम लोग संथाल थे, मुंडा थे, ओरांव थे, हमारे लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था करिए ताकि अपनी जाति में वो ईसाई लिख सके। तो भाई अब जाति भी आपने छोड़ दिया और जाति भी आप लिख रहे हो, तो मैंने कहा कि ये गलत है। लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें धर्म की क्या राजनीति भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, आप खत्री, अभी आपने बताया मुझे, मुझे नहीं पता था आप खत्री हैं। कल होकर के आप क्रिश्चियन बन जाओगे या मुस्लिम बन जाओगे तो आप क्या खत्री कहलाओगे, क्या बताइए। सर ये काफ़ी ऐसा गहन विचार का विषय है जिस पर कई सारी बातें हो सकती हैं। खैर लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। आपको जायंट स्लेयर कहा जाता है, मतलब जिस व्यक्ति की तस्वीर लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट छात्र आगे बढ़ा रहे हैं, शिबू सोरेन, उन्हीं को आपने 1998 में चुनाव में हराया, लेकिन उनको झारखंड निर्माता समझा जाता है। छात्र उनके पीछे चले हुए हैं। भाजपा जिन छात्रों का सपोर्ट कर रही है वो छात्र भी शिबू सोरेन की फ़ोटो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और जबकि उन्हीं के बेटे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है इन छात्रों ने। आप शिबू सोरेन का ये जो पूरा ऑरा है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि शिबू सोरेन जब प्रारंभिक दिनों में जब आंदोलन कर रहे थे, जिस समय हम लोग भी छोटे थे, संभवतः उस समय हम लोग कॉलेज में आए थे नए, उस समय हम लोग पहली बार गिरिडीह मैंने उनको देखा था। तो मैंने सुना था उस समय जब आंदोलन कर रहे थे, वास्तव में वो राजनीतिक नहीं थे, उस समय वो सामाजिक आंदोलन कर रहे थे। सामाजिक 2 मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थे, आदिवासियों के बीच में। एक तो शराबबंदी और दूसरा महाजन विरोधी। तो लोगों ने उसको उसके लिए पूजा और उसके लिए मैं सम्मान भी उनको करता हूँ। लेकिन जब राजनीतिक क्षतिज में आए तो सौदेबाजी में बुरी तरह से व्यक्ति फंस गए। आप तो स्वर्गीय हो गए, अब उनकी कर्मों को फिर से बताना अच्छा भी नहीं लगता है। नहीं, कुछ 1-2 चीज़ें हो तो नहीं बताना क्या भाई। उसके बाद तो फिर सबने देखा कि झारखंड राज बन जाता बहुत पहले 1992-93 में। क्या दिक्कत रही सर तब? उस समय नरसिंहा राव की सरकार से लोगों ने राज नहीं मांगा, उस समय पैसा ले लिया। उस के कारण से बेचारे जेल भी गए, बाकी सारे लोग, दुनिया जानती इस बात को। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई उन्होंने समाज को जब सामाजिक रूप से उन्होंने आंदोलन किया तो अच्छा किया था, लेकिन राजनीति में जब उन्होंने कदम रखा तो फिर वो पैसे वालों के चंगुल में पूरी तरह से फंस गया, और उनके बेटे भी आज उसी चंगुल में पूरी तरह से फंस गया। बाबूलाल मरांडी अगले मुख्यमंत्री बनते हैं झारखंड के, तो क्या ये सिस्टम सुधरेगा? नहीं, मैं तो कहता हूँ कोई भी अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम उसको सुधरवाएंगे। और आज भी मैं कह रहा हूँ हेमंत सोरेन को, वो भी सुधार सकता है, लेकिन उनकी इच्छा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। तो ये बाबूलाल मरांडी जी हैं जिनके साथ हमारी बात हुई, खुलकर बात की इन्होंने, कोई भी सवाल डिच नहीं किया, और चाहे वो पारिवारिक सवाल था, चाहे वो भाजपा के खिलाफ सवाल था, चाहे वो
जेएमएम को लेकर था, छात्रों को लेकर था, इन्होंने खुलकर जवाब दिए और खाटी राजनेता की तरह जवाब दिए। इसके लिए सर बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी मैं हूँ भूपेंद्र सोनी, कैमरा के पीछे हैं जेरी। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।